जीवन में हम सभी को किसी न किसी प्रकार का तनाव जरूर है। 30 वर्ष से अधिक के व्यक्ति तनावग्रस्त हैं, वहीं 10 से 20 वर्ष के बच्चों में भी तनावग्रस्त रोग है। यह हमारे जीवन में कैसे और कब आता है, इस तनाव से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इस विषय पर मंथन करने और प्राचीन काल में कैसे सरल और सहज उपायों से तनाव मुक्त रह सकते थे, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं प्रमोद आश्रे और मेरे साथ उपस्थित हैं महर्षि वेदव्यास पाठशाला जो ऑनलाइन गुरुकुल है, उसकी संस्थापिका व्यास श्री कृष्णांगी गोमती जी। सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूर्या फाउंडेशन जिसके ऑनर पद्मश्री जयप्रकाश जी ने ग्रामीण क्षेत्रों की बहनों को आत्मनिर्भर और रोजगार से जोड़ने के लिए एक प्रशिक्षण चलाया। पिछले 4 वर्षों से हम लगातार बहनों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, रोजगार संबंधी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी वर्तमान में दीदी हमारी 100 बहनें आई थी, उनके बीच आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा। विषय था तनाव मुक्त जीवन। आज उस विषय की ही हम चर्चा करने वाले हैं। तनाव कैसे आता है, कब आता है, कैसे उसे मतलब समझा जाए। संत का जीवन पानी की तरह होता है और वह सदैव एक गांव से दूसरे गांव बहता जाता है। ज्ञान रूपी जल को पिलाने के लिए ही संत का जन्म होता है, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा जी। जब हमने इस गृहस्थ से संत की ओर परिवर्तन करा तो हमें भी इस बात का अनुभव आया कि जीवन में आपको घर घर जाकर इस ज्ञान को बांटना होगा जो आप अपने माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं, या समाज में जितनी भी शैक्षिक योग्यताएं लोगों के पास हैं, उन्होंने जितने भी रिसर्च करे हैं, ये आज जो विषय हम यहाँ बताने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ही रिसर्च नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही रिसर्च है। ऋषि मुनियों ने इस पर कार्य किया है और आज आपने भी ये कहा कि प्राचीन काल में ये कैसे संभव होता था, इस पर ही हम चर्चा करें। तनाव आता कहाँ से है, आपने बोला। जी जी, स्वाभाविक। कोई भी चीज़ दोबारा कब आती है? एक बार जब कोई चीज़ चली जाए तो वो पुनः रिपीट कैसे हो जाती है? जब तक आप उसे कहीं स्टोर नहीं करेंगे। हाँ, स्वाभाविक रूप से जी। जब तक आप उसको कहीं संजो के नहीं रखेंगे तब तक वह कभी दोबारा नहीं आ सकती। अब ये तो हमारी शारीरिक बात है कि हमने क्या स्टोर करा, कहाँ स्टोर करा, इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। थोड़ा आधुनिक तरीके से मैं इस विषय को बताना चाहूँगी जी। आपके फ़ोन में आप कुछ फ़ोटो खींचते हैं जी। जब वह फ़ोटो खींचते हैं तो उस फ़ोटो को देखने के लिए आप फ़ोन का उपयोग करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, पर आप फ़ोटो देखने के लिए कहाँ जाते हैं? गैलरी के माध्यम से देखते हैं। गैलरी के माध्यम से लेकिन जब आपका फ़ोन टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, कहीं गिर जाता है, खो जाता है, पर फिर भी आपको दोबारा फ़ोटो देखनी होती है, तब आप जीमेल का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। आपकी मेल आईडी अगर कनेक्ट है फ़ोन से, जो कि आज स्वाभाविक है, सब फ़ोन के अंदर में हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करते ही मेल आईडी से ही जुड़ता है। तो ये जो मेल आईडी से कनेक्ट होती है, तो फिर आपका फ़ोन कहीं खो भी जाए पर आपकी स्टोरेज रहती है और बिल्कुल सुरक्षित रहती है। जैसी आपने ली वैसी ही आपको विद्यमान होती है वहाँ पर जी। ये तो बात हुई फ़ोन और फ़ोन के अंदर की जीमेल की। क्या हमारे शरीर में भी ऐसी कोई जीमेल है जहाँ पर वो स्टोरेज ऐसी है जो एज इट इज़ रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती? चलिए मैं इसको और थोड़ा सा खुल के बात करते हैं इस पे विषय पर और आपकी कुछ पुरानी यादों पे चर्चा करते हैं। आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना मुझे अभी बताइए जो आपको एकदम से याद आ जाए। मुझे याद है कि मैं 5th क्लास में था और एक दोस्त के साथ में परिवार में चला गया। मित्रता अच्छी थी और घर पे बिना बताए चला गया जी। और रात्रि वहाँ रुका और एक्चुअली उसके पीछे जो कारण था वो साइकिल सीखने का था, लेकिन घर वालों को मैंने बताया नहीं। चला गया, वहाँ रात भर रहा। अगले दिन सुबह जब लौट कर आया तो कोई घटना भी हुई क्या उसके बीच जो आपको ये याद है? हाँ, मुझे साइकिल सीखते सीखते चोट लगी थी। तो वो चोट के कारण मुझे वो घटना याद है। हाँ। तो जब मैं घर आया वापस, माताजी पिताजी को बताया तो काफ़ी पहले तो डांट पड़ी कि भाई रात भर कहाँ थे, बिना बताए चले गए।
लेकिन अल्टीमेट जब मैंने बताया कि नहीं मैं साइकिल चलाना सीख रहा था, तो उनको लगा चलो ये कुछ सीखने गया था। तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी हमने जब आपसे पूछा कि आप अपने जीवन की कोई घटना बताएं, तो आपको वही घटना याद क्यों आई जो दर्दनाक थी, चोट से जुड़ी थी, दर्द से जुड़ी थी, तकलीफ से जुड़ी थी? क्या आपको जीवन में कोई ऐसा खुशी वाला पल याद नहीं आया जिसमें आपको कोई चॉकलेट दिलाई गई हो, कहीं घुमाने ले जाया गया हो, आपको नए वस्त्र पहनाए गए हों, किसी शादी में आपको बहुत अच्छे से तैयार होना मिला हो और आपकी मनपसंद चीज़ें मिली हों, पर आपको वो याद नहीं आई? हाँ, मुझे लगता है शायद पॉजिटिव चीज़ें कम रिकॉल होती है, दुर्घटना या कुछ इस तरह का इसका एक जल्दी महत्वपूर्ण कारण है जी। जैसे मैंने कहा कि आपके फ़ोन में मेल आईडी एक प्रोसेस है, फ़ोन टूट भी जाए तब भी आपकी चीज़ें स्टोर रहती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक मेल आईडी है, उसका भी एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ें स्टोर रहती हैं। तो हम पहले उसको जानेंगे। तनाव कहाँ आता है ये तो बहुत बड़ी बात है। तनाव अभी स्टोर कहाँ है, वह रखा कहाँ जा रहा है, वो रुक क्यों जाता है हमारे बीच में, हमें पहले ये भी समझने की ज़रूरत है ना। थोड़ा सा गहराई में जाके हम इसकी बात करना चाहते हैं जी। तो हमारा जो शरीर है वो पंचकोशों से बना है और इन पंचकोश में प्राणकोश जो है उसके अंदर हमारे 7 चक्र हैं और इन 7 चक्रों के बारे में हम सब बहुत ही सामान्यता जानते हैं। जो भी थोड़ा बहुत योग से जुड़ा होगा, अध्यात्म से जुड़ा होगा, ध्यान से, मेडिटेशन से जुड़ा होगा, वो 7 चक्रों के बारे में कभी ना कभी उसने सुना ज़रूर होगा जी। तो ये बहुत ही बड़ा विषय नहीं है, हम 7 चक्रों के बारे में जानते हैं, लेकिन यह 7 चक्र पंचकोश के अंदर हैं और पंचकोश में भी एक प्राण कोश है, सिर्फ उसके अंदर के 7 चक्र हैं जी। हम उन 7 चक्रों की बात नहीं करेंगे, हम उनके सबसे नीचे के 3 चक्र हैं बस वही की बात करते हैं, जो कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र है। ये जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र है, यही एक्चुअली हमारे शरीर की मेल आईडी है, ऊर्जा को संरक्षित करने वाले हमेशा उस बात को यहाँ पे सुरक्षित रख देता है वो जो दर्दनाक है, तकलीफ देने वाली है, कष्टदायी है, पीड़ादायी है, जिससे हमें मानसिक तनाव आता है, जिसको सोचकर भी हमें दुख उत्पन्न होता है। ऐसे स्थान पर वो जो स्टोरेज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गंभीर बातों की, तकलीफ देने वाली, दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली बातों को स्टोर करता है और इसके साथ साथ उसमें कुछ वो डर स्टोर करता है। शरीर की कोई पुरानी पीड़ाएं हैं, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, वह भी वो स्टोर करता है। अब आप सोच के देखिए कि हमारे 5 कोशों में से एक कोश के अंदर के भी 7 चक्र हैं और उन 7 चक्रों में भी ये 3 चक्रों का सिर्फ कार्य है। हमें अपनी जीमेल आईडी को खाली करने के लिए भी डिलीट मारना पड़ता है चीज़ों को, बिल्कुल, पर खाली डिलीट मारने से वो डिलीट नहीं होती। उसके बाद उसमें भी और थोड़ा सा माइक्रोन में जाइए तो क्या करना पड़ता है, उसको ट्रैश बॉक्स से भी डिलीट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, फर्स्ट हैंड पे वो वहाँ जाकर इकट्ठी हो जाती है, यानी खाली होने के बाद भी वो एक गार्बेज बॉक्स में रखी है और वो वहाँ से फिर दोबारा आपको डिलीट करनी पड़ती है। और अगर मैं कहूँ कि और बहुत बड़े हैकर्स आ जाएं तो शायद वो वहाँ से भी निकाल लेंगे जी। तो शरीर भी कहीं ना कहीं इतना ही माइक्रोन लेवल पे काम करता है। तो जब आपकी कोई घटना होती है तो आपको वो घटना हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, साल भर याद रहती है, यानी वो आपके फ़ोन में स्टोरेज में है, बिल्कुल। लेकिन उस समय के बाद जब वो ब्लैंक हो जाती है तो इसका मतलब वो फ़ोन टूट गया है या खो गया, वो ख़त्म हो गया, आपको लगता है वो ख़त्म हो गया। पर जैसे अब जो घटना मैंने आपसे अभी सुनी, ये घटना कितने वर्ष पुरानी है? आप बाल्यकाल में होंगे, 35 साल लगभग, 20-35 साल। आप 35 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया। अगर 35 वर्ष पुरानी घटना आपको आज याद आई और आपके मुख पर एक हंसी आई और एक उस मोमेंट की पूरी पिक्चर घूमी होगी कि क्या हुआ होगा जी, कैसे हुआ होगा, ये आपको 35 साल बाद एज इट इज याद कैसे दिला रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं स्टोर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टोर है, स्टोर है वो सब घटनाएं। ये जो स्टोरेज एकदम बैक मारती है और आपको फ्लो के साथ याद दिलाती है, यही आपको पीड़ा दिलाती है। लेकिन ये याद कैसे आती है?
ये आती है, इसका दूसरा स्टेप है याद आने का और तनाव के बढ़ने का, वो है विचार। अभी आपने क्या याद करा? विचार। स्वाभाविक रूप से। विचार से ही तो आपने उसको दोबारा हाँ, जीवित किया। जी जी बिल्कुल। अन्यथा यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपसे कहा गया कि आप कोई अपनी घटना याद करें या कोई दुर्घटना, तो मैंने नहीं कहा था, हाँ बिल्कुल, घटना का ही लेकिन जिक्र किया था। स्वाभाविकतः घटना की जगह हम दुर्घटना याद करते हैं, और ये सब हमारे विचारों से आता है। यानी कि विचार वो हैकर्स हैं जो उन घटनाओं को नहीं, दुर्घटनाओं को उठाते हैं जो डिलीट तो हुई है बट कहीं ना कहीं उसका प्रिंट रह गया है, हल्का हल्का प्रिंट था, धुंधला धुंधला था, और उसने जैसे ही आपने उसको पुश किया उसने आकर आपके सामने खड़ा कर दिया, वो पिक्चर बिल्कुल। पूरी क्लियर हो गई। तो तनाव के आने का मुख्यतः जो कारण रहता है वह रहता है विचार, और विचार जहाँ स्टोर होते हैं वो हमारे इन 3 चक्रों के स्थान पर होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। जब हम विचार करते हैं तो हम अक्सर विचार दुख और पीड़ा का ही अधिक करते हैं, क्योंकि स्टोरेज भी उन्हीं की अधिक है, अच्छी बातों की स्टोरेज कम होती है। तो क्या ये तीनों जो चक्र आप जिक्र कर रही हैं, इसमें अच्छी चीज़ों का स्टोरेज नहीं है इन तीनों बिल्कुल चक्र नहीं, इनमें सब तनावग्रस्त चीज़ें रहने वाली हैं, दुख और पीड़ा वाली वस्तुएं हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके शरीर के उस हिस्से में है, आपके साथ जुड़ा है कि आप इसे कभी डिलीट ही नहीं कर पाते। ये कुछ समय के लिए धुंधला हो जाता है, आपसे ओझल हो जाता है और आपको लगता है कि ये डिलीट हो गया, लेकिन ये डिलीट होता नहीं है, ये एज इट इज़ रहता है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ लें कि हमारे जो विचार हैं वही हमारे तनाव का मूल कारण है। जी। तो इससे बच कैसे सकते हैं? मतलब ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि स्टोरेज तो उन 3 चक्रों के माध्यम से हो रहा है जी। लेकिन हमें इससे बचना हो, मुक्त होना हो। विचारों से बचना ये कोई सहज कार्य तो नहीं है, पर नामुमकिन कार्य भी नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। अब बात आती है कि विचार कहाँ से आ रहे हैं, हमें स्थान पता लग गया। जी। कभी भी किसी भी चीज़ का जन्म होने का स्थान हमें पता हो, उसके जागरूक होने का कारण हमें पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि है, अग्नि को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? अग्नि ही चाहिए, या आग के जो सुपात्र हैं जिससे अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, वह चीज़ें अग्नि को जलाएंगी। जी। हमें उसके जन्म लेने का कारण पता लग गया, पर हमें बुझाना है, हमें उसे शांत करना है, ख़त्म करना है, तो हम उन वस्तुओं को बिल्कुल नहीं लेंगे जिससे वह प्रज्वलित हो रही है, तो हम दूसरी ओर खोज करेंगे। जी। तो इसलिए जन्म लेने का कारण पता होना चाहिए। अभी हमें पता लगा कि हमारी जो तनाव का जन्म स्थान है, मूल स्थान है, वो क्या है और उसका कारण क्या है? कारण है हमारे विचार। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहूँगी कि विचारों का आदान प्रदान हम करें या इसके बारे में और जानें, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ जी। कि आप शांत कब होते हैं? स्वाभाविक रूप से जब मंदिर में बैठे हों या ध्यान अवस्था में हो, मेडिटेशन कर रहे हों। जी। और किसी में सोचिए आप शांत होते हैं, कुछ संगीत सुन रहे हों शायद, तो समय थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होता है। बहुत सुंदर। और अगर हम संगीत साथ साथ गाएं तो हम बिल्कुल ही सब कुछ भूल जाते हैं। जी जी बिल्कुल, शांत हो जाते एकदम हैं, मगन हो जाते हैं। और इसके अलावा और कुछ, और कोई कारण जब आप शांत होते हैं? शायद कुछ पुस्तक पढ़ते समय। हाँ, जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हम उस किरदार में खो जाते हैं। हम उस पूरी कथा के अंदर गुम हो जाते हैं कहीं, कि हम बाहर की सारी चीज़ें, अपने अंदर आने वाले दुख, पीड़ा, विकार और विचार सब थम जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस बुक के अधीन कर चुके होते हैं, संगीत के अधीन कर चुके होते हैं, ध्यान के अधीन कर चुके होते हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा इसी समय पर क्यों होता है और बाकी समय तो हम पूरा चिंतित रहते होंगे? हाँ बिल्कुल, बाकी समय हम अपने रूटीन के कामों में, ऑफिस के कामों में भाग रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं इन एडवांस की, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो शरीर भी भाग रहा होता है, दिमाग भी भाग रहा होता है। तो वो खत्म कब होता है? मतलब जब हम ध्यान कर रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम संगीत पढ़ रहे हैं, तो वो खत्म है। तो आपने कभी विचार किया कि ये इसी समय क्यों नियंत्रित रहता है?
ऐसा इसलिए होता है जी। क्योंकि हम अल्फा स्टेज में होते हैं। हमारे ब्रेन में 5 प्रकार की वेव्स चलती रहती हैं, वो परिवर्तित होती रहती हैं, जिसमें अल्फा स्टेज जो होती है वो सबसे काम स्टेज है, शांत स्टेज है। और हमारे जीवन में यह बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, या हम इसे बुलाते ही नहीं हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा मतलब ये पॉसिबल है, उसको हम पॉसिबल तो हर चीज़ है, बट हम उसको बुला ही नहीं पाते हैं जी। हम उसको आमंत्रित ही नहीं करते, क्योंकि उसको लाने के कुछ प्रोसीजर है। जैसे आपके पास टीवी का रिमोट है जी। तो रिमोट को आप ऑन करते हैं वॉइस और ऑफ करते हैं वॉइस, इसके 2 बटन हैं। एक आवाज़ तेज करने का बटन है और एक आपको तुरंत आवाज़ बंद करनी है, तो आप क्या करेंगे उसमें? म्यूट का बटन। वेरी गुड, आप म्यूट कर देंगे। आपके शरीर के अंदर भी ईश्वर ने ये संरचना डाली है कि आपको इसको बढ़ाना है, यानी आवाज़ को तेज करना है, और फिर आपको कम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप में आप एकदम म्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन हम म्यूट करना भूल जाते हैं। मैं अक्सर अपनी बातों में और अपनी कक्षाओं में भी बच्चों को ये बताती हूँ कि हमें चीज़ें ऑन करनी तो आती हैं जी, बट ऑफ करनी हम भूल गए हैं। मतलब उत्तेजना आई, गुस्सा आया जी, फ्रस्ट्रेशन आई, लड़ाई झगड़े का मूड बना, तो हमने ऑन कर दिया, हम लड़ लिए झगड़े, बट हमने ऑफ नहीं करा। हम कई दिनों तक, कई घंटों तक उसी मूड में रहते हैं, उसमें कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता। तो आपको पता है कि ये जो स्थिति होती है इसको क्या कहते हैं? मैं आपके एक SBO के कार्यक्रम में आई थी, तब भी हमने इस पर चर्चा करी थी। जी। जब भी हमारे अंदर 2 स्टेज हैं, म्यूट और अनम्यूट होने वाली, उसको कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको 2 लाइनों में मैं डिफाइन करूं तो उसका सिंपल ये है कि हम जब शांत होंगे, हम काम डाउन होंगे, हम बस रिलैक्स मोड में कुछ सुन रहे होंगे, जैसे अभी हम बैठे हैं जी। आप हमें सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, और हमारे मन में कोई विचार नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हम बैठे हैं। हमारा शरीर जो है इस टाइम पैरासिम्पैथेटिक मोड पर आ चुका है। जी। लेकिन इससे पहले हम जब सुबह उठे होंगे, आपको जब चिंता हो रही होगी, आज शूट करना है, आज कुछ प्रश्नोत्तरी है, दीदी के साथ बैठना है, और इस तरह के विचार करने हैं, पहली बार क्या, दूसरी बार क्या, बहुत सारी चीज़ें आप सीक्वेंस में बांध रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। और अपने कार्यों को जल्दी जल्दी भी कर रहे होंगे कि हमें जल्दी जल्दी समय पर सब चीज़ें करनी है और समय पर समाप्त भी करना है। ये क्या है? ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, यानी शरीर में आने वाली उत्तेजनाएं, शरीर में आने वाले सिस्टम को जो एक्टिव करती हैं। आपको हर काम जल्दी करना है, प्लानिंग करनी है, दौड़ना है, भागना है, रूटीन के वर्क से ज़्यादा तेज़ी से काम करना है। आज आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, आपको बहुत सारी मैनेजमेंट को तैयार करना है, चीज़ों को सिस्टमेटिक करना है। तो उसमें जो दिमाग जब इस तंत्र को प्लान करता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम में आ जाता है, और जब आप काम बैठे हैं तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो उस समय पर जब उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ जाता है, कई बार आप थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं, पर कई बार आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। बिल्कुल, दोनों ही परिस्थितियाँ बनती है। दोनों परिस्थितियाँ बनती हैं। तो जब आप बहुत प्रेशर में होते हैं तब आपके अंदर एक और केमिकल जनरेट होता है, एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, दोनों जब एक्टिव हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर ये केमिकल, तो हमारी इन दोनों को एक्टिव होने का कार्य क्या है? ये एक्टिव होने के बाद हमारी हृदय गति को तेज कर देते हैं। हाँ। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारी हार्ट बीट तेज होना और हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होना ये कब होता है? नॉर्मली कब होता है? आज हम ज़्यादा कुछ सोच रहे हो या ज़्यादा प्रेशर वाला काम हो, मतलब अल्टीमेट सोच रहे हो स्वाभाविक रूप से। नहीं, मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगी। जब हम भाग रहे हों, हाँ, स्वाभाविक रूप से जब आप रनिंग कर रहे होंगे, तो जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी हृदय गति तेज हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसी चीज़ के लिए ये एपिनेफ्रीन बना है कि हमें उस टाइम पर एक एक्स्ट्रा पावर चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए शरीर को भागने के लिए, क्योंकि उसके शरीर थक रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहा है जो कि वो सामान्यता नहीं करता। अब मान लीजिए कि आपके पीछे कोई जानवर दौड़ रहा है,
और भाग रहा है आपको काटने के लिए, तब तो आप भागते हुए समझ में आते हैं जी। लेकिन आज तो आप भाग नहीं रहे हैं, आज तो आप नहीं भाग रहे ना। तो इस कारण से भी आप समझिए कि आपके शरीर में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो चुका है और वो एपिनेफ्रिन जनरेट कर रहा है, लेकिन ना ही आप फौज में हैं जहाँ आप लड़ रहे हैं, ना ही आप कहीं भाग रहे हैं, फिर भी आपके अंदर ये केमिकल जनरेट हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेस, आपकी चिंताएं, आपका ओवरलोड होना। तो कहीं ना कहीं तनाव इन सबको जागरूक करता है और इन सब के आगे आगे आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हमें फेस करने पड़ते हैं। आजकल एकल परिवार है, क्या वो भी तनाव का एक कारण है? एकल परिवार और रोजगार में भागा दौड़ी, अधिक कमाने की होड़, नंबर 1 बनने की, पोजीशन मेंटेन रखने की, ये सब ही तनाव के कारण तो हैं। पर मुख्यतः जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं आपके विचारधाराएं हैं, और विचारधारा जैसी जैसी बनती है वैसे वैसे स्वरूप बनते हैं जी। अभी आप कुछ अच्छा विचार करेंगे तो आपकी भावनात्मक केमिकल्स भी वैसे ही बनेंगे, और अगर आपके विचार खराब होंगे तो आपके शरीर में वही खराब केमिकल जनरेट होते रहेंगे। जैसा मैंने अभी बताया, एपिनेफ्रिन बनता है आपको भगाने के लिए, जी। आपको दौड़ाने के लिए, वो हार्ट बीट तेज कर देता है, ब्लड का प्रेशर तेज कर देता है। ऐसे में आप एसएनएस मोड में आ जाते हैं, एसएनएस मोड में आप एक्टिव हो जाते हैं। एसएनएस मोड क्या है, मैं इस पर आपको बताऊं तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जी। जब आप इसमें एक्टिव हो जाते हैं मतलब आप लड़ो या भागो। हमारी एक स्टेज है जो कि एक शरीर की प्रकृति की ऐसी बनी हुई संरचना है ये कि वो अपने आप ही हमको एक मैसेज देती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके मुंह पे किसी ने पानी फेंका जी, तो आपकी पलकें तुरंत क्या होंगी? एकदम से झपकेगी, बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी कि पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, आंखों को सुरक्षित करना है। यानी कि उसको पता है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है ना। तो वो एसएनएस की मोशन में आ जाती है, उस सिस्टम में अपने आप को एक्टिव कर लेती है विद इन अ सेकेंड। पानी आया, उसको पता नहीं था, बस आते ही आंख ने बंद होने के लिए फटाफट आंखों को प्रोटेक्ट किया, अपना कार्य शुरू कर दिया जी। ये जो एसएनएस प्रोसेस है ये हमारे शरीर में अपने आप को बचाने के लिए बना था। ये बहुत ही घातक है जी। अब घातक है बोल रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये हमें दुख देने वाला केमिकल है। ईश्वर ने इसकी संरचना हमारी सुरक्षा के लिए करी, हमें बचने के लिए। मान लीजिए हमें कभी भागना पड़े, हमें कभी लड़ना पड़े, हमें कभी किसी के काम को, बहुत सारे कामों को एक साथ करना है तो मैनेज करने के लिए ब्रेन को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हमारे अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम को जनरेट करा ईश्वर ने, कुदरतन ही दिया जी। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, हम इसको 24 घंटे ऑन रखते हैं। अब आप बताइए, जब आप उठते हैं तो उस समय से लेकर और रात्रि शयन तक आप दिन भर में ऑफिस की सारी चर्चाओं को कितना याद रखते हैं? हाँ, बहुत कम हो पाता है क्योंकि कुछ ना कुछ और चीज़ें चलते रहती है। हाँ, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे और चीज़ें हो, कार्य चलता रहता है, आपका दिमाग चलता रहता है, आप विचारधाराओं में बहते रहते हैं। जी। एक भी ऐसी विचारधारा उसमें आती है जिसमें आप ये कहें कि हाँ हो गया, नहीं, हमेशा एडवांस प्लानिंग पे दिमाग रहता है। बिल्कुल। यानी कि वो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम अभी भी ऑन है। हम रेड लाइट पे खड़े हैं, रेड लाइट हो गई है 1 सेकंड की या 5 सेकंड की या 30 सेकंड की रेड लाइट है, पर हमको पैनिक हो रहा है। जी। मुझे लेट हो रहा है, जाने में देर हो रही है, इतनी रेड लाइट्स क्यों आ रही हैं? वो तो अपनी जगह अपना काम कर रही हैं पर मैं पैनिक हो गया। हाँ, क्यों हो गया? क्योंकि मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन है, वो मुझे शांत नहीं होने दे रहा, वो मुझे काम डाउन नहीं होने दे रहा, मैं पैरासिम्पैथेटिक पे आ ही नहीं पा रहा, है ना। किसी से मेरा जरा सा झगड़ा हुआ और मैंने उसको पूरा दिन बोला,
झगड़ा तो होकर ख़त्म हो गया, सेटलमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने आके उसको घर में सबको बताया, परिवार में सबको बताया, दोस्तों में सबको बताया, और वो ख़त्म ही नहीं हुआ। मतलब उसको और मजबूत कर रहा हूँ मैं, मैं जी रहा हूँ उसी हाँ, पल में जी रहा हूँ, उसी पल में। तो ये विचारों से जी रहा हूँ, मेरे जबकि विचार मुझे शांत नहीं होने दे रहे। जबकि वो विषय तो वहाँ झगड़ा हुआ, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, चेंज होना चाहिए था जी, नए मोड में जाना चाहिए था, वो हुआ बट वो वही विचार चल रहे हैं। वो विचार, तो ये जो विचार चल रहे हैं ये मेरे सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन होने पर एसएनएस मोड में आने के कारण चलते रहते हैं, और हम इससे कभी भी पीछे नहीं हो पाते। और इसके होने के लिए हमें पैरासिम्पैथेटिक पे आना पड़ता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तब ऑन होता है जब हम काम डाउन होते हैं। जैसा आपने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ तब काम डाउन होते हैं जब आप ध्यान कर रहे होते हैं या पूजा कर रहे होते हैं। यानी 24 घंटे में से अगर 7 से 8 घंटे हम आपके सोने के हटा दें, यदि वह डीप स्लीप है तब तो वो भी अच्छी है, अदर वो भी वो चिंताजनक है, बेचैनी वाली है, या रात में आप बार बार उठ रहे हैं, नींद खुल जा रही है, तो वो भी आप काम डाउन नहीं है, यानी आप अतिग्रस्त हो चुके हैं, तनाव के अंदर आ चुके हैं। तो ये सब कारण उसमें रहते हैं। आपको इन सब से बाहर आने के लिए, अपने तनाव से दूर होने के लिए कुछ ना कुछ उपायों की आवश्यकता होती है, जो हमें समय समय पर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने चाहिए। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे क्या तनाव के कारण जो आज कई प्रकार की बीमारियां सुनने में हमें मिलती है, तो ऐसी क्या क्या बीमारियां भी है जो खासकर तनाव के कारण ही तनाव के कारण बीमारियां क्या क्या, और मुझे लगता है कि ये शब्द थोड़ा सा गलत होगा, सही शब्द होगा कि सभी बीमारियां तनाव से। मूल कारण वही है, मूल कारण सभी बीमारियों का। बिल्कुल। इसका जो बीमारी आपने बताई कि क्या कारण हो सकते हैं तनाव के, भी नहीं, बीमारी नहीं, तनाव ही एकमात्र कारण है बीमारियों का। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिगाड़ देता है, डाइजेस्ट सिस्टम बिगाड़ देता है, पाचन क्रिया खराब कर देता है। पाचन क्रिया खराब तो आपके बाल खराब, आंखें खराब, स्किन खराब, बिल्कुल। आपका घट खराब तो सब खराब। हाँ, सब खराब, बिल्कुल सही बात है। तो घट खराब किसकी वजह से हुआ, इम्यूनिटी खराब किसकी वजह से हुई, आपके तनाव के कारण, है ना। तो ये जो तनाव है वो व्यक्ति को नाखून से लेके पैर तक हर जगह पर इफेक्ट करता है। आपका शुगर बढ़ेगा तनाव के कारण, आप हाई बीपी, लो बीपी के पेशेंट बनेंगे तनाव के कारण। आप खाने में कोई चीज़ पच नहीं पा रही, आपका घट खराब हो गया तनाव के कारण। आप अनिद्रा के शिकार हैं तनाव के कारण। आपकी मसल्स प्रॉब्लम आ रही हैं तनाव के कारण। आपको सर्वाइकल हो रहा है तनाव के कारण, माइग्रेन हो रहा है तनाव के कारण। ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी मुझे बताइए जो तनाव के बिना शुरू हुई हो। शुरुआत होने का उसका मूल कारण ही तनाव है। तो इसको कभी भी हमें छोटा नहीं मानना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये हर बीमारियों की मूल वजह है। बिल्कुल। तो हमें सचेत होना ही चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि हम तनाव है भी तो कैसे उससे हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों के स्तर के हों या खासकर जैसे महिलाएं भी हमारी बहुत इस चीज़ को फेस करती है जी। परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, फिर अभी हमने उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ दिया तो बिजनेस भी करना है, तो स्वाभाविक रूप से वो तनाव कहीं ना कहीं उनको घेरे रखता है। तो छोटे छोटे उपाय अगर आप बताएं तो मुझे लगता है अच्छा शायद कुछ समाधान। एक मेरा और प्रश्न है आपसे, जब आपको तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह लेते हैं। बिल्कुल। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि हमें ज़रा सा तनाव है, नींद नहीं आ रही, पेट खराब है, कुछ भी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बीपी पेशेंट हो गए जी। तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास। सर्वाइकल है तो न्यूरो के पास चले जाएं, माइग्रेन है तो न्यूरो के पास चले जाएं। अब ऐसे में हम डॉक्टर के पास जाना सहज मानते हैं, पर डॉक्टर आपको क्या देता है? वो तो अल्टीमेट केमिकल वाली मेडिसिन दे रहा है, एलोपैथी। बिल्कुल। वो जो दवाइयाँ देते हैं वो आपको सिर्फ सुला देती हैं। जब कोई भी दवाई आपको सिर्फ सुला रही है जी, तो इसका अर्थ ये आ रहा है कि वो आपको सप्रेस कर रही है, आपको बैठा देती है, शांत कर देती है बस। पर शांत तो हम खुद भी हो सकते हैं, तो दवा का सहारा क्यों लिया हमने?
अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म को समझने की भी आवश्यकता है जी। हम दवा ले रहे हैं, हमें दवा की आवश्यकता है, ये बात हमने खुद से बोली अपने आप से, तभी तो हम डॉक्टर के पास गए ना। क्या हमने अपने आप से ये बोला कि मुझे बस शांत बैठने की आवश्यकता है? क्या मुझे सिर्फ शांत रहने की आवश्यकता है? अगर मैं कुछ देर शांत रहूँगा, अगर मैं किसी अच्छे वातावरण में रहूँगा, तो भी मैं ठीक हो सकता हूँ। हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम का समाधान तो है मेरे पास, परंतु हम उस पर विचार नहीं कर पाते। अब आपने कहा कि इसके ऐसे सूक्ष्म उपचार बताएं जिसके माध्यम से हम इसको सहजता से विराम दे दें, खत्म हो जाए या हमसे दूर हो जाए। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे प्रैक्टिकल करवाती हूँ। आप अपनी सांस लीजिए और पेट पे हाथ रखिए और मुझे स्थिति बताइए कि सांस लेते समय आपकी स्थिति कैसी है। जी। श्वास लेने पे पेट अंदर जा रहा है बाहर निकालने पे फूल रहा है पर होना तो उल्टा चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए कि गुब्बारा है जी। हमने जब गुब्बारे में हवा भरी तो गुब्बारा क्या होगा? फूलेगा, फूल जाएगा जी। और जब हवा निकालेंगे तो पिचक जाएगा। पर आपका पेट उल्टा हो रहा है, सांस लेने में पिचक रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब कि सांस ही गलत ले रहे हो आप। यानी कि हम सांस लेना भूल गए हैं। सांस लेने का जो सही प्रोसीजर है वो भी हम भूल गए हैं। और ये आप नहीं, 99.9% लोगों के साथ समस्या है जो सांस लेना भूल चुके हैं। जी। आपने एक लंबी गहरी सांस ली, तब आपको पेट का एक अनुभव आया, बेशक वो गलत ही आया लेकिन पेट का अनुभव आया। जी जी। जब आप सामान्यतः सांस ले रहे हैं तो आप आधे से 1 सेकंड के अंदर ही सांस को लेके बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो पेट तक तो वो जा ही नहीं रही है, वो गले से ऊपर का ही हो गया, छाती से ऊपर ही ऊपर वो आ रही है और वो जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें सांस लेना सीखना पड़ेगा। अगर हमें स्वस्थ होना है तो सर्वप्रथम हमें अपनी सांसों पे काम करने की ज़रूरत है। हम इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। ये जो स्वर विज्ञान है वो सिखाता है कि आपकी सांसें आपके जीवन के स्वस्थ होने में कितना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अब सांसों को चेक करने के लिए एक छोटा सा और हम बात करें, उपाय देखें जी। आपको कभी डर लगता है तो आपकी सांसें कैसे चलती हैं? फास्ट हो जाती हैं। फास्ट हो जाती हैं। और कभी आप ध्यान कर रहे होते हैं तो उस समय रिलैक्स, मतलब आपका स्वाभाविक रूप से गहरी सांस लेने का मन करता है। ठंडी सांस। आप किसी नेचर के पास जाते हैं, प्रकृति के पास जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, तो कैसी सांस लेने का मन करता है? बिल्कुल लंबी गहरी सांस है। और यही जब आप काम कर रहे होते हो, कोई अभी हम बातचीत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हो, तो हम सांसें कैसी लेते हैं? नॉर्मल, तुरंत ली, छोटी सांस, शैलो एकदम, आई और गई, आई और गई। यानी कि दिन में हम सारा दिन अपने आप को कार्य में ही व्यस्त रखते हैं, तो हम पूरा दिन भर छोटी सांसें ले रहे हैं। हम लंबी और गहरी सांस नहीं ले रहे। जब लंबी और गहरी सांसें हमें पता है कि हमें शांत समय पर ली जाती हैं, जब हम नेचर के पास होते हैं तब लेते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तब लेते हैं, जब हम मंदिर में होते हैं तब लेते हैं, जब हम कोई म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तब लेते हैं, जब हम कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तब लेते हैं। ये हमें मालूम है। इसका मतलब हमें शांत होने के लिए सबसे पहले गहरी लंबी सांसों पर काम करना होगा। और हम इसको दिन में सहजता से कभी भी कर सकते हैं। हमें जब याद आ जाए तब हमें लंबी गहरी सांसें ले लेनी चाहिए। अभी जो हम सांस ले रहे हैं वो 1 से 1.5 सेकंड के अंदर ख़त्म हो रही हैं जी। हमें इसको अभ्यास करना चाहिए 5 सेकंड तक ले जाने का। 5 सेकंड के अंदर जाना और वापस से आना। जब आप अगर दिन में 5 से 10 बार भी इस प्रक्रिया को कर लेते हैं तो भी आप अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। और 5 से 10 बार के भीतर का जो समय है उस समय पर आप पैरासिम्पैथेटिक मोड पर आ जाते हैं, यानी आप अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं। ठीक। जी।
नहीं, बहुत ही सरल आपने बताया, और इसमें ना आपका कुछ खर्चा है केवल अपने श्वासों पे ही आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है जी। तो आप 5-10 मिनट का समय तो मुझे लगता है ले ही सकते हर हैं। व्यक्ति निकाल ही सकता है। बहुत जी, आसान, बिल्कुल निकालना ही चाहिए। जी जी, बहुत आसान तरीका आपने ये बताया। आज हमारे जीवन में आपने महसूस किया होगा, लोग स्वार्थी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, जी सिर्फ मैं, मेरा, मेरे लिए में जीने लग गए हैं। हाँ बिल्कुल। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन रसायन जनरेट होना बंद हो गया है। अगर मैं इसको आज की भाषा में बोलूँ तो इसको प्रेम हार्मोन्स भी कहते हैं। जी। अब प्रेम हार्मोन्स का मतलब ये नहीं है कि ये जनरेट होंगे तो आप प्यार जैसी बातें करेंगे या वैसी भावनाएं रखेंगे। इसको प्रेम हार्मोन्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जब एक्टिव होता है तो हमारे अंदर ममत्व का भाव जगता है, दया भाव, करुणा, ममता, दूसरे के प्रति सिंपैथी, सेवा भाव, राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति जीने मरने का भाव आ जाना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए भाव रखना, आज जो खत्म हो चुका है। आज मेरा भाई, मेरे परिवार के बच्चे वो क्या कर रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसके अच्छे नंबर आने चाहिए, वह अच्छी पोस्ट पे जाना चाहिए, हम इसमें जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप जो आया है हमारे बीच में, उसके कारण आया क्योंकि हम काम डाउन नहीं हुए हैं। और जब हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर आएंगे ही नहीं तो हमारे अंदर कहीं भी कभी भी ये ऑक्सीटोसिन जनरेट नहीं होगा। हाँ, और वो नहीं होने से ये भाव सारे सब खत्म। हम नीरस होते जा रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा पड़ोसी भूखा मर रहा है, हमारे सामने गरीब बैठा है, हमारे सामने कोई दुखियारा है, हमें कोई लेना देना मतलब किसी भी रूप में वो भाव आ ही नहीं रहा है। हाँ, अब यही बात पर जैसा आपने कहा था कि परिवार जो है एकाकी हो गए हैं, कहीं ना कहीं तनाव होने का एक कारण बन गए हैं। तो अब क्योंकि हमारा हमेशा सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन रहता है और हम एसएनएस मोड में रहते हैं जो कि कहता है लड़ो या भागो, तो लड़ो किससे? अब हम किससे लड़ रहे हैं? खुद से लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? मेरे पड़ोसी के पास एक कार आ गई, मुझे 2 लानी है। जी। मेरा घर उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब होड़ सी लगी हुई है इन हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं बेखामखा, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे जीवन से। पर मैंने अपने आप को एक चैलेंज देना शुरू कर दिया कि उसके पास ये है तो मेरे पास इससे ज़्यादा होगा। जी। हम इसके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम उस केमिकल ने तो हमें सिर्फ लड़ाना है या भगाना है। अब ना तो लड़ने के लिए हम सरहद पे खड़े हैं और ना भागने के लिए हमारे पीछे कोई जानवर पड़ा है। पर हम दोनों ही काम आज कर रहे हैं। हम कर कहाँ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं तो अपनी मानसिकता से। छोटी मानसिकता हो गई है, हमें ये चाहिए, उससे अधिक चाहिए, एक कार की जगह 4 कार चाहिए, उसने ऐसा पहना है तो मुझे वैसा पहनना है, उस ब्रांड का चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, इसकी होड़ है। भाग कहाँ से रहे हैं? हम अपने घरों से भाग रहे हैं। अब हमें सामूहिक परिवारों में जो रहना था, जॉइंट फैमिली में जो रहना था, जी। हम उससे भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अकेले रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि उसमें रहने पर जो हमें काम डाउन स्थिति आती है, हमें सबको सुनना होता है, पेशेंस रखनी होती है, सबको फेस करना होता है, सबके अंदर प्रेम भाव रखना पड़ता है, छोटे को प्यार से अटेंड करना होता है, बड़े को नमन करना होता है। ये सब जो आता है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा जब एक्टिव रहता है तब आता है। जब हम सामूहिक एक साथ रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रेम भाव में रहते हैं, दया भाव में रहते हैं। पहले हम बहुत अच्छे से मतलब हमारे दादाजी और ये सब बड़े 3-3, 4-4 भाई एक साथ रहा करते थे। तो हमारे यहाँ पिताजी बताते हैं कि वो बच्चे कब बड़े हो गए और किसने किसकी मदद की पता ही नहीं चलता था। एक दूसरे के सहारे। और जेंट्स, एक माँ किस माँ के बच्चे को नहला रही है, दूध पिला रही है, खिला रही है, कुछ नहीं पता होता था। वो सामूहिक होता था। पूरा संगठित रहते थे तो वो भी ताकत होती थी। एक साथ कमा के खाते थे, एक साथ बच्चों का और सब परिवार का भरण पोषण करते थे। जी बिल्कुल। तो लेकिन आज नहीं, तनाव वो उस समय फील ही नहीं होता था। वो आज नहीं है। हाँ, वो एकल परिवार के कारण जो मैंने आपसे प्रश्न किया था। और वो एकल परिवार क्यों आया? क्योंकि उसने हमें भागो की स्टेज पर लेकर आए, लड़ो या भागो। तो हम जब भागते हैं तो किससे भागेंगे? अब युद्ध तो हो ही नहीं रहा, भागेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। वो हम अपने आप से ही भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं, परिवार से भाग रहे हैं। हमें इसके साथ नहीं रहना, हमें उसके साथ नहीं रहना, मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा तो भागो, यहाँ से निकल के भाग जाओ। तो वो जो स्टेज आती है, हमें उससे बाहर लाने के लिए भी अपने आप को शांत करना होता है। और शांत तभी होता है व्यक्ति जब उसकी सांसें शांत होती हैं, जब वो सीरियल वाइज चलती हैं, है ना, एक सीक्वेंस में चलती हैं, तभी वो शांत होता है। तो इसके लिए उसको
ऑक्सीटोसिन को अपने अंदर जन्म देना है ताकि उसके अंदर प्रेम भाव बढ़े, जी। दया भाव बढ़े, करुणाएं बढ़े। और यह सब होने के लिए हमें सांसों को लंबा लंबा लेना है। दूसरा, हम जब पूजा करते हैं, उस पूजा करते समय पर कोई भी मंत्र का उच्चारण, कोई भी पाठ का उच्चारण शांत भाव से करें। जी जी। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तब भी आपके अंदर कोई विचार नहीं आएंगे जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पूरा मन चालीसा में लगा हुआ है। हाँ, तो भी आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं, यानी आप अल्फा स्टेज में हैं। जब आप ध्यान करते हैं, अगर आप कुछ भी मंत्र उच्चारण नहीं करते या आप पढ़े लिखे नहीं है, पाठ नहीं कर सकते, तो आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। जी। ओम हम सबको आता है बोलना, हमारे हर मंत्र के आगे इसको लगाया गया है। जी, जी, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली है। आज तो इसको रिसर्च भी बताती है कि सूर्य के इर्द गिर्द आने वाली जो साउंड है वो कहीं ना कहीं ओम ध्वनि है ना। और ओम में आने वाले 3 जो शब्द हैं, अ, ओ, म, ये तीनों हमको अलाइन करते हैं, हमारी बॉडी को एक बार एक अच्छी सीक्वेंस में लाके खड़ा करते हैं। क्योंकि आपके नाभि से आ रहा है, नाभि से निकलता है, आपकी छाती से आ रहा है, म आपके कंठ से आ रहा है, यानी आपको पूरा वो अलाइन कर रहा है। तो आप जब भी ओम बोलते हैं तो भी आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के मोड की ओर जाते हो, अल्फा मोड पे आते हो। धीरे धीरे जब आप उसको कंटिन्यू करते हो तो, और अल्फा मोड पर आते ही आपका ऑक्सीटोसिन जनरेट होना शुरू हो जाता है, जो आपको प्रेम भाव, दया भाव, करुणा भाव इन सब में जीवित रखता है। तो आप सामने वाले को इजीली माफ कर देते हो। जी। आजकल हम माफ करना भूल गए हैं। हाँ, बिल्कुल, वो भाव आ ही नहीं पाता, वो भाव नहीं आ पाता। तो वो भाव इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि आपके अंदर वो केमिकल जनरेट ही नहीं हो रहे हैं। तो उस पे भी आप करें। इसके साथ साथ आप हफ्ते में एक बार एक संकीर्तन करें। जैसे उसमें आपने जोर जोर से ताली बजाई, जी, ताली बजा रहे हैं आप, जोर जोर से ताली बजाइए, उछल उछल के नाचिए। नाचना भी आपको मेडिटेट करता है, जी जी, है ना। दोनों हाथों को ऊपर करके घूमिए, नाचिए। आपको जैसा भी नाचना आता है वैसा कीजिए। आपने देखा होगा अक्सर संकीर्तन होता है तो बहनें बहुत पार्टिसिपेट करती हैं नाचने में। मैं उसमें इस्कॉन मंदिर जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ लोग एकदम मग्न हो जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं। और पूरे अल्फा मोड में आने के लिए आपको अपने आप से गुम होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपको सरेंडर करना होता है। तो सरेंडर हम कब करते हैं? जब हम किसी में मग्न हो जाते हैं, किसी चीज में एकदम मन रम जाता है, खो जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार ज़रूर कोई कीर्तन करें, नाचे जोर जोर से। या आप कोई वाद बजाते हैं, ढोलक है, सारंगी है, मृदंग है, मजीरा है, छैना है, हाँ, मतलब वाद्य बजाना, कोई भी शंख बजाना, जब आप उसको कर रहे होते हैं तब भी आप अल्फा मोड में होते हो, आप मगनता से कार्य कर रहे होते हो। तो ये भी आप हफ्ते में एक बार करें। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शांत भाव से भोजन करना। हाँ, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में खड़े खड़े लोग खाना खा रहे हैं, कहीं होटलों में खा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। इसका बहुत बड़ा कारण मैंने क्यों बोला, ये अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण है। जी। भोजन ही ऊर्जा बना रहा है। बिल्कुल, वो कहते भी हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही है। तो भोजन शांत भाव से करना, और वह भोजन करना जो शांत भाव से बनाया हुआ है। इसीलिए हमारे प्राचीन काल में ये पद्धति रहती थी कि जब भी भोजन सामने आए तो प्रार्थना करें, प्रणाम करें, तो ग्रहण करें। हाँ जी, ताकि उसमें शांत भाव आ जाए। तो हमारे अंदर वो अन्न जाएगा, ऊर्जा भी वो शांत वाली ही लाएगा, उत्तेजनाओं वाली नहीं लाएगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम किसी युद्ध में नहीं जा रहे हैं। क्षत्रियों को जो जाना होता था युद्ध में, उनके लिए समझ में आती थी ये बातें। हमें कोई युद्ध नहीं करना है, पर हम अपने जीवन के इस युद्ध में कहीं ना कहीं खुद ही को त्रस्त कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उससे बाहर निकलना जरूरी हो जाता है कि हम भोजन बहुत शांत करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही सरल और छोटे छोटे उपाय बता करके कि भाई हम उसको कैसे सांस के माध्यम से उसको हम तनाव को मतलब कम कर सकते हैं। भोजन जो आपने बताया वो बहुत शांत भाव से करना, शांत भाव से, मतलब बनाने वाले का भी भाव और शांत भाव से खाने वाले का भी, वो भी बहुत है। बाकी आपने बताया संगीत अगर सुन रहे हैं तो वो भी एक आपको रिलैक्स करता है। कोई वाद्य आप बजा रहे हैं वो आपको रिलैक्स करता है। कुछ भी करना है, बस अल्फा मोड तक जाना है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव अपने आप को बना के रखना है कि हमें उसी सिस्टम के अंदर रहना है। जी। जो हमें सहज लगे वो हम करें। नहीं, बिल्कुल, बहुत सरल तरीके से आपने इसको बताया। मुझे लगता है ये बच्चों के लिए, युवाओं के लिए
और खासकर जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि वो आपको सुनती हैं और आपके जो सरल उपाय होते हैं उस ज्ञान से उनका मन मोह लेती हैं आप, तो निश्चित ही आज का विषय भी मुझे लगता है निश्चित ही हमारी सभी बच्चों को, युवाओं को और बहनों को इस तनाव मुक्त जीवन से मुक्ति देने का काम करेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस विषय पर सबको लाभ तो मिलेगा ही। हम ऑनलाइन भी प्रयास करते हैं हमारे बच्चों पर इस गतिविधि को, क्योंकि ये अभ्यास की क्रियाएं हैं। अभ्यास करोगे आप, निरंतर अभ्यास करोगे तभी आप इसके हैबिचुअल होगे, है ना। तो अभी बच्चे जो होते हैं वो कच्ची बिल्कुल मिट्टी होते हैं। जी। और जैसा उनको ढालोगे वैसा हम ढल जाते हैं। जी बिल्कुल। मेरा आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना है कि सभी माताएं अपने बच्चों के ऊपर सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट करें। जी। क्योंकि बड़े लोग तो ढल चुके हैं। जैसा अभी आपने कहा कि मेरी श्वास कैसी फील आ रही है, लेकिन यदि आप किसी बच्चे का पेट हाथ लगाएंगे तो आपको स्वतः ही दिखेगा कि उसका पूरा पेट फूलता है सांस लेते में, और पूरा पिचकता है सांस छोड़ते। ये नेचुरल प्रोसेस है। यानी बच्चे को ईश्वर ने जो गढ़ा था वो सही गढ़ा था, हम ही बड़े होते होते इसको बिगाड़ते चले गए। तो बच्चा अभी सही है, हम उस पर जब इस काम को करते हैं तो इसके फल बहुत तेज़ी से मिलते हैं। और हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में भी प्रयास करते हैं बच्चों के ऊपर, जैसा आपने देखा ही है, आपके स्वयं के बच्चे भी जी, उन परीक्षाओं में सफल हुए हैं। जी। तो आपके, क्योंकि आप गांव-गांव जाकर इस कार्य को करते हैं, तो हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे कि गांव की बहनों के बीच, बच्चों के बीच इस तरह की योजनाओं को लेके जाएं और इस गुरुकुल की कक्षाओं को, जो कि आज पूरे विश्व की आवश्यकता बन चुका है, जितना भी हमें सबको पता था कि ध्यान करना एक विशेष अनुभूति देता है, हमें रिलैक्सेशन देता है, लेकिन उस ध्यान को क्यों बोला गया ये भी आज आपने जान लिया। यदि ये बात सहजता से हर कोई जान जाए तो वो कभी भी डॉक्टर और मेडिसिन पे अधीन नहीं रहेगा। बिल्कुल, वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकता है। हमको किसी को पैसे नहीं देने इस काम के लिए, हमें तो सेल्फ इसके ऊपर, अपने ऊपर काम करना है। तो कहीं ना कहीं आपका भी योगदान चाहिए, आपकी संस्था का भी योगदान होना चाहिए कि हम इस गतिविधि को गांव-गांव ले जा सकें और इसको करवा के, इस पूरे प्रोसीजर को समझा के सभी को लाभान्वित करें। नहीं, बिल्कुल, मुझे खुशी है आप गुरुकुल के माध्यम से इतने हजारों बच्चों को आपने अभी लाभान्वित किया, और आगे की भी आपकी यात्रा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। और एक गुरुकुल की स्थापना भी आप कर रही हैं, मुझे लगता है वो सचमुच ही एक जी। जब हम ये जो गुरुकुल आपने बोला कि स्थापना वाला गुरुकुल है, इस पे तो हम बिल्कुल इसको बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि आध्यात्म साइंटिफिकली वर्क करता है और वो बच्चे के लक्षणों में दिखना चाहिए। जी। यानी सिर्फ किताबों में ही नहीं होना चाहिए कि ये वैज्ञानिक है, वो आपकी क्रियाओं में भी दिखना चाहिए। तो हम उसको बिल्कुल इतना ही सुंदर स्वरूप के साथ बनाएंगे जब भी ईश्वर हमें इस पर कार्य करने के लिए चलिए बहुत तैयार करेगा। बहुत बहुत साधुवाद है मेरा इस शुभ कार्य के लिए, और इतने पुण्य कार्य के लिए आपने एक बीड़ा उठाया हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी इससे, गुरुकुल के माध्यम से जो हमारे सनातन धर्म को समझेगी, वैज्ञानिक जो हमारे सिद्धांत हैं उसको आध्यात्मिक तरीके से सीखेंगे, तो ज़रूर उनका जीवन एक सफल होगा। और उन बच्चों को, उन परिवारों को, जो राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा स्तंभ साबित होगा आपका गुरुकुल। बिल्कुल। और आप भी उसके साक्षी रहेंगे, आप भी उसके सहयोगी रहेंगे, ऐसी हम मंगल कामना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ हैं और पूरा सहयोग इस कार्य क्षेत्र में रहेगा। जय श्री राम।